क्योंकि आज भी सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोगों को रासायनिक गुण पढ़ने हैं उसके। तो साधारणतः अगर देखें तो अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ने आसान होते हैं। अदर केमिकल के रासायनिक गुण पढ़ने में फिर भी कठिन मान लेता हूं, लेकिन जो अम्ल होते हैं उनके रासायनिक गुण पढ़ने आसान क्यों? क्योंकि अम्ल का जो आयनन है, आयनों में विभाजन है, वो निश्चित होता है। और जब किसी भी कंपाउंड के आयन का विभाजन निश्चित है तो उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ विशेष पर्टिकुलर मेथड से ही होने वाली हैं। क्योंकि हमें सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ रहे थे हम लोग, भौतिक गुण हम लोगों ने पढ़ रखे थे, आज पढ़ेंगे रासायनिक गुणों को। तो रासायनिक गुणों में सबसे पहला अगर रासायनिक गुण हम पढ़ें तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल का आयनन करवाएंगे। आयनन का मतलब समझते हो, जल में घोलकर उसे आयनों में ब्रेक करेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर आयनन को देखते हैं हम लोग तो बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। अगर हम इसको जल में घोलते हैं तो बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल दो प्रकार से आयनों में ब्रेक हो सकता है। सबसे पहला, ये अपना एक केवल हाइड्रोजन आयन बनाएगा और बाकी बना लेगा HSO4-। अब बेटा HSO4- में अगर मैं यहां देखता हूं कि कंपाउंड किस रेट से आयनाइज हो रहा है, किस क्षमता से आयनाइज हो रहा है, कितनी मात्रा में आयनन हो रहा है, तो मैं इस बात को जानता हूं कि इस प्रकार से आयनन में टूटने की मात्रा अधिक होती है। तो तुरंत बात आ जाती है, सर जी अगर इस प्रकार से अगर सल्फ्यूरिक अम्ल ज्यादा आयनों में टूटता है तो फिर आयनन कब कम जो होता है वो किस मात्रा में होता है या किस फॉर्म में होता है? तो बेटा H2SO4 का एक और आयनन हम लिखा सकते हैं। हमने इसको काहे में घोला? जल में। और इस बार इसके दोनों हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में टूट गए और SO4 पर आया डबल-। कभी पूछेगा ये आयनन, तो हम बताएंगे ये आयनन कम मात्रा में होता है या अल्प मात्रा में होता है। तो इसका दोनों का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब भी H2SO4 को जल में घोला गया होगा, H2SO4 आयन में टूटा होगा दो प्रकार से। ऊपर वाले टाइप से ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल उस टाइप में टूटा होगा और कम अमाउंट में इस टाइप से टूटा होगा। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऊपर वाले के हिसाब से आयनाइज हुआ होगा। जैसे आपने क्या किया कि आपने देखा कि 95% ऊपर वाले के हिसाब से ब्रेक किया हुआ होगा और केवल 5% नीचे वाले के हिसाब से ब्रेक हुआ होगा। तो जब एक सल्फ्यूरिक एसिड का आयनन हुआ, ऊपर वाले का रेट अधिक था, नीचे वाले का रेट कैसा रहा? कम। अब क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल दो प्रकार से आयन प्रोड्यूस कर सकता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का डिफरेंट टाइप के लवण बनाने में इसके तरीके भी दो हो गए। क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल जब जल में घुला उसने दो आयन बनाए, एक बाइसल्फेट आयन और एक सल्फेट आयन। अतः हम भी इस बात को समझ गए कि सल्फ्यूरिक एसिड जब भी कभी साल्ट बनाएगा, इसके साल्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला बाइसल्फेट आयन से बनने वाला साल्ट हो सकता है और दूसरा सल्फेट आयन से बनने वाला साल्ट हो सकता है। इसलिए मैंने इन दोनों के लिए थोड़ी सी लाइनें भी लिखी। क्या लिखी? क्योंकि H2SO4 का आयनन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला, जब एक H हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में टूटता है, बाकी HSO4- में रहता है, और दूसरा जब 2H+ आयन के फॉर्म में रहता है और SO4 डबल- के फॉर्म में रहता है। तो ये दो प्रकार से आयनों में टूटता है। अतः इस अम्ल द्वारा बनाए गए यौगिकों में दो प्रकार की प्रमुख श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं? सल्फेट श्रेणी और बाइसल्फेट श्रेणी। तो हम सबसे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिख के दिखाते हैं। सल्फेट श्रेणी के साल्ट अगर हमको लिखना पड़ेगा तो हमने पहला लिखा Na2SO4। दूसरा अगर हमसे पूछेगा बाइसल्फेट का तो CaSO4। तीसरा पूछेगा कोई और साल्ट है तो हम बताएंगे MgSO4। ये सल्फेट श्रेणी का साल्ट है। अगर कोई व्यक्ति हमको यहां भी अगर पूछ लेता है कि इस सल्फेट श्रेणी को बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो आयनों के रूप में टूटा होगा तो अभिक्रिया पहले जैसी आयनिन वाली होगी या दूसरी अभिक्रिया जैसी आयनन हुआ होगा, तो हम तुरंत देखेंगे कि क्योंकि सल्फेट बन रहा है, आयनन दूसरी अभिक्रिया वाला होगा, तब वो बनाकर तैयार कर पाया है। अगर आयनन पहली अभिक्रिया जैसा हुआ होगा तो देखते हैं कौन कौन सा साल्ट बन सकता है। मैं सोडियम का लिखता हूं NaHSO4। इसका नाम पढ़ेंगे सोडियम सल्फेट, तभी हमने इसको बाइसल्फेट श्रेणी भी लिखा है। कैल्शियम पर अगर यही रिएक्शन होती तो कैल्शियम बाइसल्फेट। अगर बेटा सेम अभिक्रिया मैग्नीशियम पर होता तो मैग्नीशियम पर बनाकर तैयार करता मैग्नीशियम बाइसल्फेट। तो इस प्रकार से कंपाउंड बनते हैं। जैसे कभी कभी क्या हो सकता है, मैं आपको एक अभिक्रिया भी करके दिखा सकता हूं। देखो कैसे,
हमारे पास जैसे कोई भी एक कंपोनेंट है NaCl, हम उसको दो जगह लेते हैं। पहली बार अभिक्रिया देखो वहां ऊपर करवानी है, थोड़ा सा और अच्छा लिखेंगे। H2SO4 लिखना था, तो H2SO4 को मैंने इस हिसाब से लिखा HSO4 माइनस। अगर देखें तो आयनन पहली अभिक्रिया के रूप में हुआ है। अगर इस हिसाब से हम कंपाउंड बनाएंगे, तरीका बिल्कुल आसान है बेटा। Cl किससे अभिक्रिया करेगा? H से। वैसे ये भी आयन में टूटा होगा, HCl से अभिक्रिया करेगा, पहला कंपोनेंट HCl, और मैं दूसरा देखूंगा सोडियम बाई सल्फेट NaHSO4 बाई सल्फेट कंपाउंड बन गया। सेम कंपाउंड की रिएक्शन, लेकिन इस बार सल्फ्यूरिक अम्ल का आयनन कंप्लीटली हुआ है 2HSO4 डबल माइनस। या तो बच्चों को ऐसे डायरेक्टली समझ में आना चाहिए, कैसे? एक H एक Cl से रिएक्शन कर सकता था, तो 2H 2Cl से रिएक्शन करेंगे और हम इस पे मल्टीप्लाई 2 का कर लेते हैं, तो 2H 2Cl से विक्रिया करेंगे। सबसे पहले बनाकर तैयार करें 2HCl। बेटा देखने वाली बात है, Na कितने हैं? 2, और उसको किसके साथ जुड़ना है? SO4, Na2SO4। तो ऐसी सिचुएशन पे सोडियम क्लोराइड ही अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया करे तो आयनन के बेसिस पर विक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2। पहला सोडियम बाइसल्फेट बनता है और अदर रिएक्शन में सोडियम सल्फेट बनता है। तो इस प्रकार से अगर आप चेक करोगे तो रासायनिक अभिक्रियाएं आपको 2 प्रकार से मिलती हैं। आप पूछेगा कि ज्यादा मात्रा किसकी मिल सकती है, तो बेटा ज्यादा मात्रा मिलेगी इसकी। रीजन है मैंने क्या बताया कि सोडियम जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो अधिक मात्रा में HSO4 माइनस आयन बनाता है, तो अधिक मात्रा में HSO4 माइनस बनाया होगा तो इसी ने अधिक मात्रा में अभिक्रिया भी की होगी, और जब अधिक मात्रा में अभिक्रिया की होगी सोडियम बाइसल्फेट का निर्माण कैसा हुआ होगा? अधिक। लेकिन अभी क्या है कि जब हम लोगों को और भी रासायनिक गुण लिखने होंगे, हम लोग आयनन अपने हिसाब से भी करवाते रहेंगे। ये बात केवल आयनन की है। अभी एक और इसमें से बात लिख लेते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलने पर वो मैक्सिमम कितने आयन दे सकता है? 2H प्लस आयन दे सकता है। हम इसको कह सकते हैं यह द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल, इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई भी अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है उसको उतना ही क्षारकीय अम्ल कहते हैं। अगर एक हाइड्रोजन आयन दे सकता, अगर एक दे सकता, हम उसको क्या कह बताते? एक क्षारकीय आयन। 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर पाया, त्रिक्षारकीय आयन या त्रिक्षारकीय अम्ल उसको बोल सकते थे। आयन तो नहीं बोलेंगे, अम्ल इसको बोलेंगे। तो ये रिएक्शन हो गई एक नॉर्मल से आयनन पर बेस्ड। अभी बात करेंगे कि अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया किसी भी धातु के ऑक्साइड से करवाएं तो रिजल्ट क्या मिलेंगे। तो मैंने नेक्स्ट हेडिंग लिख रखी है धातु ऑक्साइड से क्रिया। धातु ऑक्साइड से क्रिया। अभी बेटा धातु ऑक्साइड को अगर लेंगे तो कोई भी धातु को ऑक्साइड ले सकते हैं। तो हमने धातु ऑक्साइड ले रखा है सबसे पहले CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अभिक्रिया ध्यान देने वाली बात है, किसी भी मेटल पर हो सकती है। अब मेरे पास क्या है, तो हम आपको 2, 4, 6 जितनी अभिक्रिया हो सकेंगी धातु के ऑक्साइड से करवा के दिखा देंगे। तरीका आपको याद रखना है और भैया अभिक्रियाएं भी आपको करवानी है, क्योंकि इस दुनिया में अगर देखा 92 मेटल हैं और 92 मेटल में अगर हम तुमको हर एक मेटल का रिएक्शन दिखाएंगे तो बेटा बहुत बड़ा प्रोसीजर जाएगा। तो हम मेथड बता देते हैं, कोई भी मेटल आएगा आप उससे रिएक्शन करवा सकते हो। इसका H2SO4 से हुआ। अगर बच्चा आयन में ब्रेक करना जानता है तो उसके लिए वो भी बहुत अच्छा काम है। आयन में ब्रेक करना नहीं भी जानता है तो उसके ऐसे भी पढ़ सकता है। बेटा O किससे अभिक्रिया कर लेगा? H2 से। अगर O H2 से अभिक्रिया कर लेगा, सबसे पहला कंपोनेंट बनाकर तैयार करेगा H2O। मैं तो पूछता हूँ बचा क्या है? Ca और SO4। तो मैंने लिख दिया CaSO4। अभी नेक्स्ट रिएक्शन पे चलेंगे। हमारे पास एक और ऑक्साइड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी भी अभिक्रिया H2SO4 से होनी थी, सल्फ्यूरिक एसिड। और ध्यान लेने वाली बात है, क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया करने के लिए किसी भी विशेष प्रकार के टेम्परेचर की जरूरत नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल खुद इतना क्रियाशील है, क्षमतावान है, वो विदाउट गर्म किए हुए ही अभिक्रिया करवा सकता है। तरीका सेम है बेटा। O किससे अभिक्रिया करेगा? H2 के साथ। अगर O H2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहला कंपोनेंट H2O, साइड प्रोडक्ट है ये, और इसके बाद बनकर तैयार होता है MgSO4। लेकिन प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना कभी कभी। कैसे प्रॉब्लम बढ़ जाती है मैं बताता हूं।
प्रॉब्लम बढ़ गई इस समय जब ऑक्साइड एल्यूमिनियम का आ गया। अब एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में क्या था, अभी तो नॉर्मल सा था, 2 H थे, एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते थे, जल बना लेते थे, यहां प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। आप ऐसा भी सोच सकते हो, एक ऑक्सीजन था तो कितने हाइड्रोजन चाहिए थे, 2, 3 ऑक्सीजन है तो कितना हाइड्रोजन चाहिए, 6। तो 6 के लिए आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3H2SO4, नहीं लिख सकते हो, ये भी काम कर जाएगा। और यह बच्चा जब जानता है तो आयन में ब्रेक करना जानता है, वो भी बेस्ट तरीका है। तो बेटा 3O 6 हाइड्रोजन के साथ अगर अभिक्रिया करेंगे तो H2O बनेगा। बेटा मैं चेक करूंगा मेरे पास क्या बचता है, Al2 और बेटा देखोगे तो SO4 पर कितने का मल्टीप्लाई है, 3 का, इसको ऐसे लिख सकते हैं SO4 का होल थ्राइस। अभी रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैसे, मोनोवैलेंट मेटल का ऑक्साइड है मेरे पास। मोनोवैलेंट का मतलब होता है एक ऐसे मेटल का ऑक्साइड जिसकी संयोजकता 1 होती है। डाईवैलेंट मेटल का मतलब होता है एक ऐसा मेटल जिसकी संयोजकता 2 होती है। ट्राईवैलेंट मेटल के ऑक्साइड को जानते हो, ट्राईवैलेंट मेटल का ऑक्साइड का मतलब एक ऐसा मेटल का ऑक्साइड जिसमें मेटल की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वो 3 होती है, 3। अब इसकी अभिक्रिया अगर अम्ल से करवाने के लिए कह देता है, सभी व्यक्ति को आसानी से पता है सर जी OH2 से कंबाइन करेगा, जाके पहला पदार्थ बनाकर तैयार करेगा। ये अगर इससे अभिक्रिया कर लेगा तो सबसे पहला पदार्थ तो H2O बनाएगा, नेक्स्ट बनाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। तो ये हो गया मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन। अब मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन के बाद पढ़ेंगे मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन। तो हम लिखते हैं इधर देखो, धातु कार्बोनेट से क्रिया। अच्छा इनमें तो जस्ट डबल मेथड चलते हैं, या तो आपको आयन एक्सचेंज रिएक्शन आती होगी, पढ़ रखे हैं हम लोगों ने, आयन एक्सचेंज रिएक्शन से ही ये सारे के सारे लगभग सॉल्व हो रहे हैं। देखेंगे बेटा किसी भी धातु का मेटल का कार्बोनेट ले लेते हैं। मेरे पास एक जैसे मेटल का कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और इस पर मुझे H2SO4 की रिएक्शन करवानी है, H2SO4। फिर मैं इस अभिक्रिया को थोड़ा सा जोड़ दूंगा एक्स्ट्रा। अगर आपको आयंस में ब्रेक करना आता है तो बेटा उससे तो बेस्ट कोई तरीका ही नहीं है। कैसे तरीका नहीं मैं बताऊं, सोडियम पर प्लस चार्ज, CO3 पर डबल माइनस चार्ज, H पर प्लस चार्ज और SO4 पर डबल माइनस चार्ज। अभिक्रिया का तरीका क्या होता है, पहले वाले का पॉजिटिव चार्ज पार्ट दूसरे के निगेटिव चार्ज पार्ट से रिएक्शन करता है और दूसरे का पॉजिटिव चार्ज पार्ट पहले के निगेटिव वाले से। चार्ज पार्ट इतना दूर से पढ़ेंगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पहले का प्लस दूसरे के माइनस से, दूसरे का प्लस पहले के माइनस से रिएक्शन करेगा। तुम्हें क्या लगता है, इन्हें पहले का प्लस है तो ये दूसरे के माइनस का ऐसे रिएक्शन करेगा SO4। कोई व्यक्ति सोच रहा है कि हमें सर पता नहीं क्या कंपाउंड बनेगा, इधर देखो Na पर कितना प्लस चार्ज था 1, SO4 पर कितना माइनस चार्ज था 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो तो क्या बनेगा पदार्थ जाके Na2SO4। सारी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो गई। अभी देखते हैं इसको, CO3 निगेटिव पार्ट है पहले का, दूसरे के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ेगा जाके, कैसे, अभी यहां लिखते हैं। सबसे पहले CO3 पर देखेंगे -2, और बेटा -2 जो है वो किससे रिएक्शन करने वाला है, H से, और H पर चार्ज होता है +1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो H2CO3। लेकिन अभी तुम लोगों को ये बात पता है H2CO3 जो है वो स्टेबल कंपाउंड नहीं है, और क्योंकि स्टेबल कंपाउंड नहीं है तो H2CO3 को लिख नहीं सकते। इसको क्या लिख सकते हैं, H2O + CO2। और फिर अम्ल की अभिक्रिया है तो एक नॉर्मल सी चीज है, अम्ल जब भी अभिक्रिया किया होगा उसने, अम्ल ज्यादातर अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी करता है, और क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो जो H2CO3 बना भी होगा अगर, तो वो भी डिकम्पोज होकर बन जाएगा H2O + CO2। नेक्स्ट मेटल के ऑक्साइड पे चलते हैं। जैसे हमारे यहां एक मेटल का ऑक्साइड है कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा ये भी क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको कोई भी मेटल का कार्बोनेट या साल्ट इसको अभिक्रिया से मना नहीं कर सकता,
खुद में अपने आप में ये स्ट्रॉन्ग है, इतना अधिक रिएक्शन करेगा। अब बेटा वो वाली बात बाद में रहेगी कि आयन में कैसे टूटा, इसको आप देखोगे। मैं बताऊंगा Ca जुड़ेगा SO4 के साथ, CaSO4, और बेटा H2 अभिक्रिया कर लेगा O से H2O और साथ में CO2, क्योंकि बना होगा H2CO3, लेकिन उसको ब्रेक करके हम लोगों को लिखना है। नेक्स्ट मेटल के कार्बोनेट पर अगर रिएक्शन करेंगे तो हमारे यहाँ एक और मेटल का कार्बोनेट है MgCO3। इसमें से बेटा एक और काम कर लेते हैं। देखो अब क्या काम कर लेते हैं, मेटल के कार्बोनेट से अगर अभिक्रिया पड़ी है तो इसमें से हम अभिक्रिया बाई कार्बोनेट से भी करवा के दिखा देते हैं आपको। अगर मेटल का बाई कार्बोनेट होगा तो वो किस टाइप से अभिक्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या होगा, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट दोनों एक ही रिएक्शन पर हो जाएंगे। बेटा मेटल का बाई कार्बोनेट मैंने लिख रखा है सोडियम बाई कार्बोनेट, अभिक्रिया होनी है सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4। बेटा तरीका तो फिर लगभग वैसा ही सेम है। अगर इसको आयंस में ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो देखो दो प्रकार से अभिक्रिया को कर सकते हो, मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले Na पर प्लस चार्ज, HCO3 पर माइनस चार्ज। इधर देखोगे H पर प्लस चार्ज, SO4 पर माइनस चार्ज। अगर रिएक्शन करवाओगे, Na पर सिंगल प्लस चार्ज है ना, सोचने वाली बात यह है कि Na पर एक प्लस चार्ज है, SO4 पर डबल माइनस चार्ज है, तो मुझे दो Na भेजने पड़ेंगे। पहला कंपोनेंट बनेगा Na2SO4। बेटा अभी और देखेंगे, फिर H जो होगा वो CO3 से रिएक्शन करेगा, सेम कंपाउंड बनाएगा H2CO3। H2CO3 को हम क्या लिख पाएंगे, H2O प्लस CO2। हाँ ये जरूर इसमें एक्स्ट्रा वर्क हो सकता है कि अभिक्रिया को बैलेंस कराना पड़े। कैसे, क्योंकि Na2SO4 था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस दौरान तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे तो 2H2O, और इस दौरान मेरे ख्याल से CO2 भी 2 रहेंगे तो 2CO2। अभिक्रिया करने का ये तरीका है इसके। तो मेटल कार्बोनेट से भी रिएक्शन हो गया, मेटल के बाई कार्बोनेट से भी रिएक्शन हो गया। एक काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर अन्य रासायनिक गुणों को पढ़ते हैं। अगला रासायनिक गुण है निर्जलीकरण। अपने यहाँ निर्जलीकरण पूछा भी बहुत जाता है, और देखो निर्जलीकरण जब पूछते हैं तो कौन कौन सी रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। पहली चीज तो निर्जलीकरण होता क्या है, किसी भी पदार्थ से या नमी युक्त पदार्थ से अगर आप उसकी नमी को दूर कर देते हो या उससे जल की अमाउंट को अलग कर देते हो, हम इस क्रिया को कहते हैं निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन इसको कहते हैं, और ये नाम से भी काफी फेमस अभिक्रिया है। अभी मैंने लिख रखा है इस पे कि कई गैसें ऐसी होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस। ये वायुमंडल में जब रहती हैं तो ये नम हो जाती हैं, ये वायुमंडल में उपस्थित नमी इन पर मिल जाती है। तो कभी अगर हमें इनको सूखा करना हुआ, ड्राई करना हुआ, तो हम इन पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्या कहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती ये गैसें, परंतु हाँ ये जरूर है, परंतु इन गैसों से में उपस्थित नमी को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारी वायुमंडल में ऐसी गैसें हैं जो नम होती हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल उन गैसों से अभिक्रिया तो नहीं करता, लेकिन एक काम जरूर कर सकता है, उन गैसों में उपस्थित नमी को दूर कर सकता है। अभी कभी कभी हम लोग ऐसा भी सोचते हैं, कहते हैं तेजाब से जल गया या एसिड से जल गया कोई व्यक्ति, तो वो भी निर्जलीकरण ही है। निर्जलीकरण में हुआ क्या, हाइड्रेटेड होती है अपनी स्किन, और उस हाइड्रेटेड स्किन से अगर कोई ऐसा पदार्थ डाल दिया जाए जो निर्जलीकारक है, वो हाइड्रेटेड स्किन से जल को अलग कर देगा, और जैसे अलग जल से अलग को अलग करेगा, हम लोग इस घटना को कहेंगे कि हम लोग एसिड से जल गए। मैंने लिख भी रखा है, यह त्वचा से भी नमी को दूर कर देता है, अर्थात क्या कर देता है, निर्जलीकरण, जिससे त्वचा क्या हो जाती है, जल जाती है। जैसे त्वचा के जिस भाग से नमी दूर हो गई, हट गई, हम कहते हैं ये भाग त्वचा का क्या हो गया है, जल गया है। अभी नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है कि सर ये तो डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें नहीं, अब रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे जिनमें से अभिक्रिया में निर्जलीकरण हो रहा हो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर मैं चेक करूं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सुक्रोज के लिए। कभी कहता है चीनी का निर्जलीकरण। तो बेटा अगर चीनी पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस रखी जाए,
या H2SO4 को डाल देते हैं तो चीनी से ये क्या कर देता है, जल को अलग कर देता है। देखो यहां से अलग करेंगे, इतना भाग अलग करेगा तो 22 हाइड्रोजन है, 11 ऑक्सीजन है। अगर इसको अलग करने की बात आएगी तो इसको लिख सकते हैं 11H2O। बेटा अगर 11H2O अलग हो गया, मेरे पास बचेगा केवल क्या, 12 कार्बन। अब इसका रंग काला या भूरा पड़ जाता है। तो इस बात को भी विशेष ध्यान रखना, यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण भी है। कहता है आपके पास कोई कार्बोहाइड्रेट है, इसका परीक्षण कैसे करेंगे, तो आप कार्बोहाइड्रेट पर किसको डालोगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालोगे और कुछ देर बाद उसका रंग भूरा या काला हो जाता है, इसका मतलब दिया गया कंपाउंड जो था वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण या चीनी का परीक्षण भी इसी से करते हैं। नमी अलग हो गई और क्योंकि जल अलग हो गया तो केवल क्या बचा, कार्बन, और इसका रंग या तो काला होगा या कैसा होगा, ब्राउन। अब बात आई सर जी काला या भूरा कब होगा, अगर जल पूरी तरीके से अलग हो गया, पूर्ण रूप से जल अलग हो गया है तो ब्लैक कलर। अगर जल कंप्लीटली यहां से अलग नहीं हुआ है तो फिर कलर ब्राउन रहेगा। तो काला या भूरा रंग आने की संभावना रहती है। यह चीज डिपेंड करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल की अमाउंट पर। चीनी की अमाउंट कम है, सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट ज्यादा है तो वो निर्जलीकरण अच्छा करवा देगा। कभी सल्फ्यूरिक एसिड कम डाला हम लोगों ने तो हो सकता है कलर कहां पर, ब्राउन पर अटक जाए आके। तो इस चीज को अन्यथा नहीं लेना है, बस अब आप इसको ध्यान रखोगे कि काला या ब्राउन कलर पड़ जाएगा। एक और भी रिएक्शन है, हम लोगों से फॉर्मिक एसिड पर भी पूछ लेता है। और जब हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था फॉर्मिक एसिड वाला, तो हमने इसकी रिएक्शन भी देखी थी। इसका काम एक ही है, जल अलग करेगा, सभी बच्चे जानते हैं इस बात को। अगर जल अलग कर देगा तो मैं H2O अलग लिख लेता हूं। अभिक्रिया पर देखेंगे मेरे पास बच क्या रहा है, तो मेरे पास बच रहा है, अगर H2O अलग होगा तो ये H चला गया, ये OH चला गया, तो मेरे पास क्या बचा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी हमारे पास एक और पदार्थ है जिसको ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। फॉर्मूला होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। अब इस पर अगर H2SO4 डालेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, निर्जलीकरण के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 ही चाहिए। बेटा फिर से यही वही काम करेगा। इसका मुख्य काम क्या है, जल को अलग करना। अगर बेटा ये जल को अलग करेगा, देखो ऐसे लिख लेते हैं, अगर जल को अलग करेगा तो पहला तो वाटर अलग। बेटा भी देखेंगे इसमें दो कंपाउंड बन सकते हैं, ऊपर CO2 और नीचे CO, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CO प्लस CO2 प्लस H2O। अभिक्रिया में से निर्जलीकरण यहीं पर समाप्त नहीं होता है, अब यह विक्रिया में निर्जलीकरण और आगे चलेगा। हमारे पास एक पदार्थ होता है C2H5OH, एथनॉल इसको बोलते हैं। एथनॉल का अगर निर्जलीकरण करवाया जाए कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बेटा ये इससे भी जल को अलग कर देता है। अगर इसमें से बेटा जल को अलग करेंगे तो हमारे पास एक पदार्थ बचेगा C2H4। C2H4 को एक विशेष नाम से जानते हैं, एथिलीन गैस भी इसको कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को भी आसानी से लिखा जा सकता है। एक और रिएक्शन लिखी जा सकती है इसी में से, मैं यहां लिख देता हूं, CaSO4 इंटू 5 CuSO4 इंटू 5H2O। इसका लोग क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्म है ये, या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, या इसको और भी पढ़ सकते हैं एक प्रकार से कॉपर सल्फेट पेंटा और H2O को हाइड्रेट। अगर इसको हम H2SO4 की प्रेजेंस में रखें कंसंट्रेटेड, बेटा ये भी जल को अलग कर देगा, और जल को अलग कर देगा तो क्या बनेगा, CuSO4 तो बनेगा, और साथ में अलग हो जाएगा 5H2O। ध्यान रखने वाली बात है, एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, अगर कॉपर सल्फेट को ध्यान दिया जाए तो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है ये ब्लू कलर का होता है, और जब हम उसका निर्जलीकरण करवा देते हैं तो वो सफेद रंग का हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि अगर कॉपर सल्फेट के पेंटाहाइड्रेट का निर्जलीकरण करवाते हैं तो वो नमी को अलग कर देता है, और नमी को अलग करने के कारण ब्लू से कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट। एक और चीज, इसको कहते हैं निर्जलित
कॉपर सल्फेट, निर्जलित कॉपर सल्फेट। तो बेटा ये रिएक्शन हो गया जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में, कि जल को कैसे अलग करता है। आगे रिएक्शन को लिखेंगे क्षार से क्रिया, और या इसी अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बेटा इसी को बोलते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन को अगर कंप्लीट करेंगे, कोई भी क्षार ले सकते हैं। तो इस बार मैंने NaOH ले रखा है और इसकी अभिक्रिया होने वाली है H2SO4 से। अगर NaOH की H2SO4 से अभिक्रिया होगी, तरीका सेम है बेटा, Na पर पॉजिटिव, OH पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव, SO4 पर डबल माइनस। फिर से वही अभिक्रिया करवाओगे, प्लस वाला किससे अभिक्रिया करेगा? माइनस से। अगर प्लस वाला कंपाउंड माइनस वाले से रिएक्शन करता है तो ध्यान देने वाली बात है, Na पर एक ही प्लस तो है और SO4 पर डबल माइनस है, तो हमको दो Na वहां भेजने चाहिए, Na2SO4 प्लस H2O। कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं समझ पा रहा है तो देखो ऐसा सोच सकता है, Na पर सिंगल प्लस चार्ज था तो हम ऐसा मान सकते हैं Na की वैलेंसी 1 और इसको जुड़ना किसके साथ है? SO4। तो SO4 की वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो Na2 और SO4। पहला रिएक्शन हो गया। अभी एक और रिएक्शन चेक करेंगे, CaOH का होल ट्वाइज। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CaOH, CaOH। अभिक्रिया होनी है H2SO4 से, तो बेटा H2SO4 को तो भी ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने से क्या हुआ, हमें दिखने में आसान लगने लगी अभिक्रिया। समझ पाए इसको? दो OH, पहला OH S से अभिक्रिया करेगा जल, दूसरा OH S से अभिक्रिया करेगा जल, तो बनकर तैयार हुआ 2H2O और मेरे पास जो केमिकल कंपाउंड बनकर तैयार हुआ वो बना कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। अब मैं ज्यादा बहुत क्षार की रिएक्शन नहीं करवाता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज, अब जिस नियम पर बेस्ड रासायनिक अभिक्रियाओं को ध्यान देंगे, देखो कैसे। अगर आपको अभी तक तो ऐसे होती नहीं है अभिक्रिया, अब तरीका अलग। यह सिचुएशन कब उत्पन्न होती है? जब अब हम नियम बता रहे हैं, या तो अम्ल कम क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करे, सबसे पहली सिचुएशन तब जब H2SO4 कम क्रियाशील धातुओं से अभिक्रिया करता है तो इस नियम को पढ़ना उचित रहेगा। दूसरा, अगर अधातु से अभिक्रिया करता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोगों को पढ़ना जरूरी रहेगा। क्या जरूरी रहेगा? ध्यान से देखना, अभिक्रिया कठिन लगेगी नहीं बिल्कुल भी। अगर हमको लेफ्ट साइड पे कभी भी H2SO4 लिखा मिल गया तो राइट साइड पे हम दो चीजें तो पहले से ही लिखने वाले हैं कंफर्म। क्या? एक तो H2O, एक SO2। जैसे लेफ्ट पे हमने देखा कि हमारे पास H2SO4 था, राइट में हमने पहले से ही पदार्थ लिख रखे हैं। कौन सा रंग लिख दिया? H2O और SO2। अब ध्यान रखने वाली बात है, अगर लेफ्ट में इसके साथ जो पदार्थ लिखा होगा, इसके पास अगर कोई भी पदार्थ रखा है तो हम यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर उस पदार्थ का ऑक्सीकृत रूप लिख देंगे। जैसे कार्बन लिखा है तो कार्बन का ऑक्सीकृत रूप क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर सल्फर लिखा है तो सल्फर का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। जो भी कंपाउंड यहां आपको मिलेगा उसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हमको वहां लिख देना है। अब कहोगे सर ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म पता तो होने चाहिए, तो बेटा फिर से मैं बोलूंगा कि टाइप ऑफ रिएक्शन पार्ट 3 में हम लोगों ने इनको डिटेल में पढ़ रखा है। जल्दी से इनको नोट करेंगे, फिर इस टाइप की रिएक्शंस को चेक करते हैं कैसे करेंगे उसको। अन्य रासायनिक गुणों को भी पढ़ते हैं। अब ये रासायनिक गुण जितने भी मैंने लिख रखे हैं वो सारे के सारे रासायनिक गुण दिख नहीं रहे अभी। जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ये उसी नियम पर बेस्ड होगा। कैसे? कार्बन से क्रिया उसने कह जरूर दिया है, लेकिन सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, यहां H2SO4 लिख लेंगे, एरो का साइन,
और दूसरी ओर दो चीजें तो हमें पहले से ही लिख कर रखनी थी। अब अगर मैंने यहां कार्बन लिख रखा है, क्योंकि कार्बन से विक्रिया करवानी सल्फ्यूरिक अम्ल लिखी, तो हम यहां भी कार्बन का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब विक्रिया कंप्लीट है। हाँ, बस इतना किया जा सकता है कि अब विक्रिया में से बस इतना कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल को बैलेंस कर सकते हैं यहां विक्रिया में। इसके अलावा और बेटा कुछ भी करना नहीं है। सल्फर से कहेगा तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल तो हम लिखेंगे, और जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हमने दो पदार्थ तो पहले से लिख लेंगे, और बेटा यहां बनाएंगे, विक्रिया कराएंगे सल्फर से। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुई, सल्फर का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड कितनी बार लिखा है, 2 बार। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हटा के यहां 2SO2 कर लेते हैं, ऐसा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फास्फोरस से रिएक्शन करवानी है। फास्फोरस से रिएक्शन करवाने के लिए बेटा सबसे पहले तो H2SO4 लिख लेते हैं, और जैसे ही लेफ्ट पे H2SO4 लिखा हम तुरंत समझ गए कि राइट पे तो कुछ चीजें लिखी लेनी चाहिए। पहले तो H2O लिख लेना चाहिए, फिर SO2 लिख लेना चाहिए। लेकिन तभी हमें एक और चीज आनी चाहिए कि फास्फोरस का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या होता है। तो इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है H3PO4। अभी नेक्स्ट नंबर पे कहता है सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया। जैसे ही मैंने देखा H2SO4 लिखा, मैं राइट पे पहले दो चीजें लिख लेता हूं, H2O प्लस SO2। लेकिन तभी मुझे एक और बात पता चली कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है वो होता है केवल सल्फर। और जल को भी तो बदलेंगे H2O में। मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि H2O तो पहले से लिख रखा है उसको। HBr से विक्रिया होगी तो HBr से विक्रिया बाद में ध्यान देंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे H2SO4 लिखते ही हमें दो चीजें लिख लेनी चाहिए, H2O प्लस SO2। हाँ, ये जरूर पता होना चाहिए HBr का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या है। तो HBr के ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अगर हम देखें तो HBrO3 भी है, लेकिन हम इसमें से केवल क्या लिखने वाले हैं, Br2, ब्रोमीन को मुक्त कर देता है। अभी नेक्स्ट नंबर पे रिएक्शन को चलेंगे कॉपर से क्रिया, और कॉपर से क्रिया भी किसकी होनी है, H2SO4 की। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाने की प्रयोगशाला विधि भी यही है, कॉपर से क्रिया के द्वारा। कॉपर के छीलन में जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। मैंने कॉपर को ढका, H2SO4 को देखा, दो चीजें पहले लिख ली, H2O प्लस SO2। अब क्योंकि धातु था तो धातु का नियम होता है कि जब भी अम्ल से विक्रिया करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, धातु के सल्फेट में चेंज हो जाती है। तो कॉपर के सल्फेट में चेंज होगा तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4। हाँ, लास्ट में एक चीज और लिखी है, ऑक्सीकारक गुण। बेटा जितना भी ऑक्सीकारक गुण आपने यहां देखा है, ऑक्सीकारक गुण की डिमांड कर ले। एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जिसमें से सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीकारक का कार्य न कर रहा हो। हर एक अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीकारक का काम करता है, बिकॉज सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6, और जब ये चेंज हुआ सल्फर डाइऑक्साइड में, यहां ऑक्सीकरण संख्या +4। 6 से +4 का मतलब होता है ऑक्सीकरण संख्या में कमी, अर्थात इसका अपचयन हो रहा है। और क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है, ये काम काहे का करेगा, ऑक्सीकारक। लेकिन फिर भी अगर हमसे ऑक्सीकारक गुण के लिए कोई रिएक्शन मांग लेता है तो हम उसको ये रिएक्शन दिखवाएंगे, H2SO4। अभिक्रिया कैसे करेगा, इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर। जब हीट करेंगे तो बनेगा H2O प्लस SO2 प्लस O, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन दे रहा है, ये ऑक्सीकारक है। तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। अभी नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, उपयोग पढ़ लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है। जब इतने रासायनिक गुण पर रखे हैं तो पहला उपयोग मैंने लिख रखा है उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर्स के निर्माण में, जिसको खाद बोलते हैं, खेतों में पड़ती है। कौन कौन से प्रकार के उर्वरक बनाता है, अमोनियम सल्फेट बनाता है, सुपर फॉस्फेट लाइम का निर्माण भी करता है। ये दो प्रकार, अन्य भी प्रकार के उर्वरक बनाता है जो मेनली यूज में आए, मैंने उनको लिख दिया। कहता है पेट्रोलियम, इसको सही कर लेना बेटा। पेट्रोलियम के निष्कर्षण में, पेट्रोलियम क्या होता है, कच्चा तेल, और उस कच्चे तेल से हमें पेट्रोल अलग करना होता है, डीजल अलग करना होता है, केरोसिन अलग करना होता है, वैसलीन अलग जाने क्या क्या, वैक्स भी अलग करना होता है। तो अगर हम इन सब चीजों को अलग करना चाहें तो वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, यूज होता है।
धातुओं के शोधन में, मेटालर्जिकल प्रोसेस में भी, धातुओं के शुद्धिकरण में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। ये वाला नंबर तो काफी खतरनाक है। डायनामाइट, टीएनटी, टीएनजी, इनके नाम भी पढ़ देते हैं। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, पूरा नाम याद होना चाहिए सबको। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, गन काटन, एक और पदार्थ आता है गन पाउडर। ये सारे के सारे जितने भी पदार्थ हैं वो विस्फोटक हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा बनाए जाते हैं। हमने लिख भी रखा है विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में। तो डायनामाइट भी विस्फोटक है, टीएनटी भी, टीएनजी भी और गन काटन, गन पाउडर भी, ये भी विस्फोटक पदार्थ हैं। अगला नंबर लिखा शीशा संचायक सेलों में, घरों में जो बैटरी यूज आती है इन्वर्टर्स के साथ, मोटर वाहनों में जो बैटरी यूज में आती है इन्वर्टर्स के साथ, उन सभी बैटरियों में जो एसिड पड़ता है वो सल्फ्यूरिक एसिड ही है। और ये भी मैंने साथ में लिख रखा है 38%, मतलब इस बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उचित सांद्रता होनी चाहिए बाई मास, द्रव्यमान सांद्रता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 38%। 38% का मतलब समझते हो ना कि अगर बाई मास चेक करते हैं तो अगर 100 ग्राम आप सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल आपकी बैटरी में है, उनमें उसमें से 38 ग्राम आपका क्या होना चाहिए सल्फ्यूरिक अम्ल, और बाकी का कितना ग्राम बचता है 62 ग्राम, वो होना चाहिए जल। ये सॉल्यूशन जो होता है वो बैटरी के लिए बेस्ट रिजल्ट देता है। अगला नंबर लिखते हैं निर्जलीकारक के रूप में। बिल्कुल, हम लोगों ने कितनी निर्जलीकरण की अभिक्रियाएं पढ़ी थी, तो निर्जलीकारक भी है। लास्ट में मैंने कुछ इंफॉर्मेशन लिख रखी है। ये इंफॉर्मेशन एग्जाम के दृष्टिकोण से तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो इसको अपने दिमाग में थोड़ा सा रखोगे, ये नॉलेज आपको दे सकता है। इंडिया प्रतिवर्ष, भारत जो है वो प्रतिवर्ष तकरीबन 25 लाख टन, टन का मतलब क्या होता है 1000 किलो, इसको टन बोलते हैं। हाँ ऐसा 100 किलो को कुंटल बोलते हैं, कुंतल बोलते हैं, और जब 10 कुंतल हो जाता है तो उसको 1 टन बोलते हैं। रेल के डिब्बों में लिखा रखा होगा कभी नहीं, टन वगैरह लिखते हैं। 25 लाख टन एक वर्ष में सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है भारत, और तकरीबन 4 करोड़ टन सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर तैयार करता है एक वर्ष में यूएसए। और वर्ल्ड वाइड अगर देखें पूरे संसार में, अपने यहां देखें कि एक वर्ष में कितना बन जाता होगा, तकरीबन 12 अरब टन सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया जाता है एक वर्ष में। मैंने पहले भी बता रखा था सल्फ्यूरिक एसिड जो अपने जीवन का महत्वपूर्ण कंपाउंड में से एक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड जितना भी जानकारी था हम लोगों ने पढ़ा। अभी बाकी की पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर।